ड्रामे की शुरुआत जिया से होती है, जो कि बात लेकर के जैसे ही बाहर निकलती है तो वो अपनी बहन के हस्बैंड से टकरा जाती है और उन्हें देख करके पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि दीदी ने तो कहा था कि जीजा जी ओवरनाइट करने वाले हैं, फिर ये इतनी जल्दी घर कैसे वापस आ सकते हैं। तभी शैन कहता है कि तुम्हारी दीदी ने मुझसे कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो जिया कहती है कि मुझे पता है कि दीदी 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उन्हें कोल्ड की वजह से फीवर हो गया है। यहाँ पर जिया को शैन की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी से जाने लगती है, पर शैन उसे पकड़ लेता है और उसके बिना परमिशन के उसे टच करते हुए कहने लग जाता है कि तुम कितनी दुबली हो गई हो, तुम्हें अच्छे से खाना पीना चाहिए। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जिया को उसका टच बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके सारी बातें बताने लगती है और उससे कहती है कि मैंने दीदी को सारी बातें बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं खामखा उनके ऊपर शक कर रही हूँ और जिया ये तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, वैसे भी तुम 20 साल की हो चुकी हो और तुम कितनी प्यारी लगती हो, किसी भी आदमी की नीयत खराब हो जाए। अगर तुम्हें इन सभी चीजों से बचना है तो मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, क्यों ना तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो और जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो तुम्हारे जीजा जी को साफ समझ में आ जाएगा कि तुम उनके में इंटरेस्टेड नहीं हो और फिर वो इंसान तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर के जिया के दिमाग में भी उसकी बातें बैठ जाती है और वो कहती है कि ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। अब जिया एकदम अच्छे से तैयार होकर के अगली मॉर्निंग जाती है उस लड़के से मिलने के लिए जिसे उसकी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। तभी उसकी नजर हायून पर पड़ती है और वो उसकी पॉकेट में वो पेन देखती है जो कि उसकी फ्रेंड का फेवरेट था, इसीलिए वो सोचती है कि लगता है कि यही वो लड़का है। लेकिन वो बिल्कुल से फ्रीज हो जाती है और सोचने लग जाती है कि लेकिन ये तो उम्र में कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, क्या मेरी फ्रेंड ने इतना बड़ा लड़का मेरे लिए सिलेक्ट कर लिया है। जब वो हायून से कहती है कि मुझे यूरी ने आपके पास में भेजा है, तभी हायून उसे बहुत गौर से देखता है और यहाँ पर वो यूरी का नाम सुनकर के सोचने लग जाता है कि लगता है कि यूरी को पता चल गया है कि मैं चाइना वापस लौट करके आया हूँ सिर्फ शादी करने के लिए और इसीलिए उसने अपनी क्लासमेट को मेरे पास में भेज दिया है। क्या बददिमाग लड़की है वो। जिस पर जिया बहुत ही ज्यादा नर्वस होकर कहती है क्या मैं बैठ सकती हूँ, तो हायून कहता है कि ठीक है तुम बैठ जाओ। जिस पर जिया बैठ जाती है और वो हायून को देख करके सोचने लग जाती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन जैसा कि मेरी फ्रेंड ने बताया था ये तो बिल्कुल उससे अलग है, ये कुछ ज्यादा ही मैच्योर और बड़ा लग रहा है। दूसरी तरफ हायून सोचता है कि मैं इतनी छोटी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ, लगता है कि यूरी का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया है, लेकिन मैं इसे डिसलाइक भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। जहाँ हायून उससे पूछने लग जाता है कि तुम कितने साल की, तो जिया उसे बताती है कि मैं 20 साल की हूँ और मैंने जस्ट अभी भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैंने फू ग्रुप में इंटरव्यू भी पास किया है। फू ग्रुप का नाम सुन करके तो वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है क्या सच में तुमने फू ग्रुप में इंटरव्यू पास किया है। जिस पर जिया कहती है कि हाँ मैंने पास किया है। ये सुनकर के हायून कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की हो और यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि क्या फर्क पड़ता है कि हमारे बीच में एज गैप है, ये लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि वैसे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं तुम्हें पसंद आया। अब ये सुनकर के तो जिया बिल्कुल से फ्रीज हो जाती है और सोचने लग जाती है कौन इंसान इतनी जल्दी ये सवाल करता है और वैसे भी क्यों ना ये करे क्योंकि हमारे बीच में एज गैप जो है, इनकी मेंटेलिटी तो हमारे एज ग्रुप से बिल्कुल अलग होगी, इसीलिए वो कहती है कि आप मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। जिस पर हायून कहता है कि देखो मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत ही ज्यादा है और मैं जल्दी जल्दी शादी करना चाहता हूँ। शादी का नाम सुनकर के तो जिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो तो यहाँ पर बॉयफ्रेंड बनाने के लिए आई थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि अभी अभी तो हम मिले हैं। तो हायून कहता है कि पर बच्चे शादी और प्यार करने के लिए पहला कदम तो शादी ही होता है ना। इतना कह करके वो उसे अपना नंबर लिख करके देता है और कहता है कि इस बारे में अच्छे से सोच लेना और मुझे कॉल कर देना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब जिया घर आने के बाद में हायून के नंबर को निहार रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे तो बॉयफ्रेंड चाहिए था लेकिन मुझे तो पति वाला ऑफर मिल गया, अब मैं क्या करूँ। तभी उसके जिया जी बाहर से नॉक करते हैं। उनकी आवाज सुनकर के जिया बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है। जहाँ शैन बाहर से कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक लेकर के आया हूँ। जिस पर जिया कहती है कि मुझे कोई भी मिल्क शेक नहीं पीना है, आप यहाँ से चली जाइए। पर शैन उसे बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट करने लगता है और बहुत प्यार से दरवाजा खुलवाने की कोशिश करने लगता है। अब जैसा कि जिया बहुत ही छोटी थी और वो बददिमाग टाइप की लड़की थी, इसीलिए वो गेट ओपन कर देती है। जहाँ शैन अंदर आने के बाद में उसे घूरने लग जाता है और उसे पकड़ करके कहने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। इस बात को तुम क्यों नहीं समझना चाहती हो, मैं तुम्हारी दीदी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। इतना कह करके वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। तभी जिया की सिस्टर की आवाज पीछे से आती है जिसे सुनकर के जिया चिल्लाने की कोशिश करती है, पर शैन उससे कहता है कि उसे सारी सच्चाई बताने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी दीदी मुझसे कितना प्यार करती है, क्या तुम उसका घर और दिल तोड़ना चाहती हो। इतना कह करके वो फौरन से उससे दूर हट जाता है। इतने पर वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और शैन को देख करके पूछने लग जाती है कि आप जिया के रूम में क्या कर रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि अब इस तरीके से आप जिया के रूम में मत आया करिए क्योंकि अब वो छोटी सी बच्ची नहीं रही है, अब वो बड़ी हो गई है। अगर कॉलोनी वाले इस तरीके से आपको देखेंगे तो आपस में बातें बनाने लगेंगे। जिस पर शैन कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो यहाँ पर बस इसे मिल्क शेक देने के लिए आया था। जिस पर जिया की बहन यान कहती है कि वैसे मैंने इसके लिए बहुत ही अच्छा सा लड़का देखा है, अब हमें इसकी शादी कर देने की जरूरत है। ये सुनकर के तो शैन का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और कहता है कि हमें इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि जिया कितनी मासूम है, हो सकता है कि किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाए। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम इसे जिंदगी भर यहीं पर रख करके इसकी अच्छे से देखभाल करें। ये सुनकर के उसकी बहन बहुत ही ज्यादा
इमोशनल हो जाती है और कहने लग जाती है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, भगवान ने मुझे कितने अच्छे इंसान से मिलाया है। अब ये सुनकर के तो जिया की होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी जिया जी की क्या नीयत है और वो क्यों ऐसा चाहता है कि वो जिंदगी भर के लिए यहीं पर रहे। जिस पर शैन भी झूठी बातें बनाते हुए उसकी बहन को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम भी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो। इतना कह करके वो दोनों बाहर चले जाते हैं। अब जिया फूट फूट करके रोने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही वापस जाने के लिए कोई जगह है। अब मेरे पास भी सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है कि मैं उस इंसान से शादी कर लूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाए। उन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। अब यही एक रास्ता है कि मैं अपनी बहन का घर भी बचा लूं और यहाँ से निकल भी जाऊं। और यही सोच करके वो फौरन से हायुन को कॉल मिला देती है। हायुन इस वक्त मीटिंग में बैठा होता है, जहाँ जिया उससे कहती है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन करके तो हायुन के फेस पर स्माइल आ जाता है। अब इस तरीके से हायुन का रिएक्शन देख करके तो वहाँ पर बैठे मीटिंग में सभी लोग उसे घूरने लग जाते हैं कि आखिर बॉस को अब ये क्या हो गया। हायुन का असिस्टेंट भी सोचने लग जाता है कि मीटिंग के दौरान तो मैंने बॉस को इस तरीके से हंसते हुए कभी भी नहीं देखा है, लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। और वहाँ पर बैठे सभी मौजूद लोग बहुत ही ज्यादा शॉक में होते हैं, जहाँ हायुन कहता है कि अभी मीटिंग यहीं पर रद्द होती है क्योंकि मैं शादी करने जा रहा हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, जिसका बहुत ही बड़ा सदमा असिस्टेंट को लग जाता है कि बॉस तो शादी करने जा रहे हैं। जहाँ हायुन फौरन से मैरिज ब्यूरो पहुंचता है और जिया के साथ में फौरन से शादी कर लेता है। अब मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद में जिया उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखने लगती है, जहाँ जिया को पता चलता है कि इसका नाम तो मुझे नहीं है जिसे उसकी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, इनका नाम तो हायुन है, ऊपर से मुझसे 10 साल बड़े हैं। अब उसका ऐसा रिएक्शन देख करके हायुन उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर जिया उसे पूछती है कि आपका नाम हायुन है। तो हायुन उसे कहता है क्या तुम्हें ये बात अभी पता चल रही है। अब ये सुन करके तो जिया का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है और वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि मैंने तो गलत इंसान से शादी कर ली, आखिर मैं इतनी अनाड़ी कैसे हो सकती हूँ। और यहाँ पर वो हायुन से कहती है कि हम डिवोर्स ले सकते हैं क्योंकि मैंने आपसे गलती से शादी कर ली है। ये सुनकर के हायुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा इस जन्म में कभी भी नहीं हो सकता है। जिस पर जिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने कहा ना कि मैंने आपसे गलती से शादी कर ली है। जिस पर हायुन कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैंने तुम्हें पहले शादी के लिए प्रपोज किया था और अपने बारे में सारी बातें बताई थी, तुमने इस शादी के लिए हामी भरी है और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं। क्या तुमने डिवोर्स को मजाक समझ रखा है? तुम्हें पता है कि मेरी एज 32 साल हो गई, मुझे एक वाइफ की जरूरत है और मैं सेटल होना चाहता हूँ। और जब मेरे सामने इतनी प्यारी सी क्यूट सी वाइफ हो तो भला मैं ऐसी लड़की को छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूँ। ये सुनकर के तो जिया पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है कि लगता है कि इंसान पागल है और दिमागी रूप से बीमार है। जहाँ हायुन उसे अपने एड्रेस सेंड करता है और कहता है कि समय पर घर पहुंच जाना। इतना कह करके वो उसे अपना ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कि मैंने इसका पासवर्ड भी सेंड कर दिया है, तुम जो चाहो इसे खरीद सकती हो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब तो जिया बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है और यहाँ पर सोचने लग जाती है कि सब कुछ खत्म हो गया, मैंने एक बूढ़े इंसान से शादी कर ली, अब मैं इस कार्ड का क्या करूंगी। अगर मेरी बहन को ये सारी बातें पता चल गई तो मुझे मार ही डालेगी कि मैंने एक बूढ़े इंसान से शादी कर ली है। जिसके बाद में जिया अपने मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो यूरी को सेंड करती है, जिसे देख करके वो उसे फौरन से कॉल करती है और कहती है कि तुमने क्या किया, तुमने तो मेरे अंकल से शादी कर ली। मैं तो तुम्हें एक प्यारा सा बॉयफ्रेंड देना चाहती थी लेकिन तुम तो मेरी आंटी बन बैठी, ये कितना शर्मनाक है। जिस पर जिया कहती कि यार मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से शादी कर ली, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो तुम्हारे अंकल निकल जाएंगे। जिस पर यूरी कहती है क्या तुम अंधी हो गई थी, क्या तुम्हें मेरे अंकल को देख करके इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि वो तुमसे एज में कितने बड़े हैं। जिस पर जिया अनाड़ियों की तरह कहने लग जाती कि मैं तो उनका हैंडसम सा फेस देखने में बिजी थी, मैंने तो एज पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस पर यूरी कहती कि देखो मेरे अंकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और रूड टाइप के पर्सन है। तो जिया कहती कि यूरी क्या तुम अपने अंकल से डिवोर्स के बारे में बात कर सकती हो। तो यूरी कहती कि मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई भी शौक नहीं है, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, अब देख लो कि तुम क्या कर सकती हो। इतना कहकर के वो फौरन से कॉल काट देती है। जिसके बाद में जिया घर चली जाती है, जहाँ वो शैन की मदर को देखती है तो पूछती कि आंटी आप कब आए। ये सुनकर की आंटी भड़क जाती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मुझसे ये बात पूछने की, ये मेरे बेटे का घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकती हूँ। वैसे भी तुम हमारे ऊपर 10 साल से बोझ बन करके बैठी हो, मेरे बेटे का पैसा खा रही हो। अगर कोई और लड़का रहता तो तुम्हारी बहन को कब तलाक दे करके लात मार करके घर से बाहर निकाल दिया होता, क्योंकि तुम्हारी बहन पूरी तरीके से यूजलेस है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिस पर जिया कहती कि अब मैं और आपके ऊपर बर्थडे नहीं बनूंगी, मुझे जॉब मिल गई है तो मैं वहाँ पर जॉब करने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर के आंटी हंसती हुई कहने लग जाती कि तुम वैसे भी जॉब करके करोगी भी क्या, इससे हमारा क्या फायदा होगा। मेरा एक बहुत ही प्यारा सा भतीजा है जो कि 42 साल का है, उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है, उसके 3 बच्चे हैं और वो शादी करना चाहता है, तुम्हारा उसके साथ में अच्छा मैच बैठेगा और वो तुम्हारे बदले में बहुत सारे पैसे देगा। इस तरीके से मेरे बेटे के भी पैसे निकल जाएंगे जो कि उसने तुम्हारे ऊपर खर्च किए इतने सालों से। ये सुनकर की जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिस पर आंटी कहती कि इस तरीके से गुस्सा होने की जरूरत नहीं, हम तो तुम्हारी भलाई सोच रहे हैं और वैसे भी देखो ना ये घर कितना छोटा पड़ रहा है, तुम्हारी बहन भी अच्छे से यहाँ पर रह नहीं पाती है, तुम्हारे डॉवरी के पैसे मिलते ही हम बड़ा सा घर खरीद लेंगे, तुम्हारी बहन रानी बन करके रहेगी। क्या तुम अपनी बहन की भलाई नहीं चाहती हो। जिस पर जिया कहती कि मैं तो अपनी बहन के लिए हमेशा से ही अच्छा चाहती हूँ। जिस पर आंटी हंसती हुई कहने लग जाती कि इसका मतलब ये कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो। जिस पर जिया कहती कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने शादी करने का फैसला तो किया है लेकिन किसी और के साथ में। ये सुनकर के आंटी भड़क जाती है और कहती कि बेवकूफ लड़की, तुम अपने मन से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो, तुम्हें पता भी कि मेरा भतीजा कितना अमीर है, तुम्हें रानी की तरह रखेगा, तुम खुद से जा रही हो गड्ढे
गड्ढे में कूदने के लिए। इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में जिया अपना सामान पैक करती है और कहती कि बुढ़िया तो पागल हो गई है, मुझे अपने भतीजे के हाथ तो सेल करना चाहती लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जिया की बहन यान आ जाती है, जो कि उससे पूछने लग जाती है क्या हुआ, मेरी सास ने तुमसे क्या कह दिया ऐसा कि तुम घर छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो गई। जिस पर जिया कहती कि तुम्हारी सास पागल हो चुकी है, वो मेरी शादी 42 साल के बुढ़े आदमी से करवाना चाहती है, वो भी पैसों के चलते। जिस पर यान कहती कि देखो मेरी सास की बातों को बुरा मत मानो, वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचती है, वो सोचती है कि तुम सेटल हो जाओ। जिस पर जिया कहती है क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने भतीजे के हाथों मुझे बेचना चाहती है, वो भी एक ऐसे इंसान के हाथों जो कि तलाकशुदा, उसके 3 बच्चे हैं। और वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपने फैसले खुद से ले सकती हूँ, अब मुझे यहाँ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने नौकरी भी ढूंढ ली है। और मैं तुमसे बहुत दिन से एक बात और बताना चाहती हूँ जिस पर तुमने कभी भी विश्वास नहीं किया है। तो यान पूछती कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। जिस पर जिया बताती है किस तरीके से शन ने उसे किस करने की कोशिश की थी और उसे कहा था कि वो उसे बहुत लाइक करता है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है, मैंने हर बार तुमसे बताने की कोशिश की है, लेकिन इस बार भी यान हंसते हुए कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, वो तो बचपन से ही तुमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तुमने उस बात का गलत अर्थ लगा लिया है। इस बात पर जिया कहती है कि लगता है कि तुम पूरी तरीके से अंधी हुई हो अपने पति के प्यार में, तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रहा है। ये सुनकर कि उसकी बहन भड़क जाती और अपने पति की साइड लेने लग जाती और कहती कि बस बहुत हुआ, मेरे पति पर इल्जाम लगाना बंद करो, मैं बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिस पर जिया कहती कि मुझे लगा था कि मेरी बहन मुझे ज्यादा समझती है, लेकिन तुम तो मुझे जरा सा भी नहीं समझती हो और ना ही मेरी बातों पर यकीन करती हो, इसीलिए अब मुझे यहाँ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और सीधा हायुन के घर पहुंच जाती है, जहाँ वो अपने शूज उतारते हुए उस घर को देखने लग जाती है, क्योंकि घर बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा बड़ा था। जहाँ वो सोफे पर ही सो जाती है। कुछ देर के बाद में हायुन आता है तो लगेज देख करके सोचता है कि अब घर में कौन आ गया। तभी वो जिया को देखता है और सोचता है कि अच्छा तो मेरी लिटिल वाइफ आई है। जहाँ वो उसे करीब जा करके उसे बहुत गौर से देखने लग जाता है। तभी जिया की आंख खुलती है और वो हायुन को देख करके हड़बड़ा करके उठ जाती है। जिस पर हायुन उसके बगल में बैठते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। तो जिया कहती कि माफ करिए अंकल, मैं थोड़ा सा डर गई थी। अंकल शब्द सुन करके हायुन थोड़ा सा शॉक रह जाता है और कहता है क्या कहा तुमने मुझे अंकल कहा। तो जिया कहती है कि क्योंकि मुझे पता चला है कि आप यूरी के अंकल हैं। जिस पर हायुन उसकी चिक को टच करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे मैं यूरी का अंकल हूँ ना कि तुम्हारा अंकल हूँ, हमारी शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हुआ, और वैसे भी अगर तुम मुझे सबके सामने अंकल कहोगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए गुड गर्ल की तरह अब से तुम मुझे हबी कहोगी। ये सुनकर के जिया शॉक रह जाती है और कहती है कि आप चाहते कि मैं आपको हबी बुलाऊं। तो हायुन कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ। जहाँ जिया उससे पूछती है कि वैसे हम लोग सोने कहाँ वाले हैं। जिस पर हायुन उससे कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि हम अपनी वेडिंग नाइट पर अलग अलग सोएं। वेडिंग नाइट का नाम सुन करके तो जिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसका फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है, और वो यहाँ पर सोचने लग जाती है कि मैंने तो आज तक किसी लड़की को किस तक नहीं किया है, भला मैं वेडिंग नाइट कैसे बना सकती हूँ। उसका फेस देख करके हायुन अपनी हंसी को सप्रेस करता है और सोचता है कि तो अभी भी बच्ची है, इसे तो ये तक नहीं पता है कि अपनी सोच को कैसे छुपाया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। जहाँ वो जिया के हाथ को पकड़ करके कहता है कि चलो अब अपने रूम में चलते हैं। ये सुनकर के जिया पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि मेरे पास में स्लीपर्स नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। जिस पर हायुन जाता है और उसके लिए स्लीपर्स लेकर के आता है और अपने हाथों से उसके पैर में पहनाता है। ये देख करके जिया सोचती है कितनी केयरिंग पर्सन है ये। जिसके बाद में हायुन उसे बेडरूम में लेकर के जाता है और कहता है कि तुम इस तरफ अपना सारा सामान रख सकती हो, सेकंड साइड मेरा सारा सामान रखा हुआ है। जिस पर जिया कहती है कि नहीं नहीं मुझे जगह नहीं चाहिए, मेरे सारे सामान सूटकेस में ही रहेंगे। और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि जब मैं अपनी बहन के घर में रहती थी तो सारा सामान अपने सूटकेस में ही रखा करती थी, क्योंकि मुझे वहाँ पर कोई भी जगह नहीं दिया गया था। जहाँ हायुन उससे कहता है कि देखो ये तुम्हारा घर है, तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए तुम अपना सारा सामान जहाँ चाहे वहाँ रख सकती हो, तुम इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर के जिया सोचती है क्या इन्होंने कहा कि ये मेरा घर है। ये सुनकर के तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ हायुन उससे कहता है कि तुम जा करके शॉवर ले लो और तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जिया सोचती है कितनी केयरिंग और नाइस पर्सन है। हायुन के जाने के बाद में जिया के पास में उसकी बहन का कॉल आता है, जहाँ उसकी बहन उसे कहने लग जाती है कि प्लीज घर वापस लौट करके आ जाओ, इतनी छोटी छोटी बातों को बुरा नहीं माना जाता है, आखिर तुम कहाँ हो, हमें जल्दी से बताओ। अभी सारी बातें सुनकर के तो शेन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके सारे प्लान पर मिट्टी फिर जाता है, और वो उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई घर छोड़ करके जाने की, तुम जल्दी से मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होता है और ये बात उसकी बहन को दिख नहीं रहा होता है। जहाँ जिया शेन से कहती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रहना चाहती हूँ। बॉयफ्रेंड शब्द सुन करके तो उसकी गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, और वो कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई घर से बाहर जाकर किसी दूसरे मर्द के साथ में रहने के लिए। जिस पर जिया कहती है कि मुझे सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी लीगल एज में हूँ और मैं बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ और अपने खुद से फैसले ले सकती हूँ। इतना कह करके वो कॉल काट देती है। तभी वहाँ पर हायुन आता है और उससे कहता है कि क्या तुम अभी तक शावर लेने नहीं गई। ये सुनकर की जिया कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से भाग खड़ी होती है। उसका डरा हुआ सा फेस देख करके हायुन सोचने लग जाता है कि अब इसे क्या हुआ, क्या ये किसी परेशानी में है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिया क्या क्या झेल रही है। दूसरी तरफ शेन देखता है कि जिया ने कॉल काट दिया। इस बात से तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है
और वो यान से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी बहन को वापस लेकर के जरूर आऊंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर वो अपने मोबाइल में देख करके सोचने लग जाता है कि थैंक गॉड कि मैंने जिया के मोबाइल में लोकेशन ट्रैकर लगा रखा था, जिससे कि मैं आसानी से उसकी लोकेशन तक पहुंच सकता हूँ। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कितनी दूर भागोगी, मैं जल्दी तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगा और तुम्हें वापस से लेकर के अपने पास आऊंगा, मैं तुम्हें खुद से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा। यहाँ पर उसका पागलपन साफ नजर आ रहा होता है, लेकिन यान को उसका पागलपन नजर नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ जिया जब नहा करके बाहर निकलती है तो हायून उसे कहता है कि अब चुपचाप से आकर के सोफे पर बैठ जाओ। ये सुन करके वो फिर से हैरान रह जाती है कि अभी मेरे साथ में क्या करने वाले हैं। तो हायून कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच, मैं तो बस तुम्हारे हेयर ड्राई करना चाहता हूँ। जिस पर जिया कहती है कि ये सब करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगी। जिस पर हायून ड्रायर को ऊपर कर देता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा छोटी हो, तुम उस तक नहीं पहुंच सकती हो। ये सुनकर की जिया सोचती कि अच्छा तो ये मेरी हाइट पर कमेंट कर रहे हैं, और वो शांति से बैठ जाती है। जिसके बाद में हायून बहुत प्यार से उसकी हेयर को ड्राई करने लगता है। अब हेयर ड्राई करने के बाद में हायून उससे कहता है कि चलो अब बेड पर चलते हैं। ये सुनकर की जिया परेशान हो जाती है और कहती है क्या हमें बेड पर जाना पड़ेगा। तो हायून कहता है कि फिर तुम क्या चाहते हो, क्या हम फर्श पर सोए। तो जिया कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जिस पर हायून धीरे से उससे कहता है कि देखो मैं 32 साल का हो गया हूँ और मेरी शादी हुई है और मैं बिल्कुल हेल्दी, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी वाइफ से दूर रहूं। ये सुनकर की जिया का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है फिर से, और वो सोचने लग जाती है कि तो वेडिंग नाइट के लिए मरा जा रहा है। अब उसका डरा हुआ सा फेस देख करके तो हायून की हंसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो हंस पड़ता है, जिसे देख करके जिया सोचती कि तो पागलों की तरह हंसने लगी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया। जिस पर हायून कहता है कि अच्छा मैं अब टीज करना बंद करता हूँ, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। देखो हम हस्बैंड वाइफ है तो हमें एक साथ सोने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ हम सोते हैं चल करके। और वैसे भी आज रात मेरे पास में बहुत सारे काम है, तो मैं स्टडी में ही काम करने वाला हूँ और वहीं पर सो जाऊंगा, तुम आराम से बेडरूम में सो जाना। ये सुन करके तो जिया की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, पर हायून ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि उसने जानबूझ करके ऐसा कहा है, क्योंकि वो उसके नर्वसनेस को अच्छी तरीके से देख पा रहा था। यहाँ पर तो जिया फौरन से वहाँ से भाग खड़ी होती है। उसे इस तरीके से दौड़ता हुआ देख करके हायून सोचता है कि ये तो बिल्कुल चुहिया की तरह दौड़ती हुई जा रही है। अब अगले दिन शहन जिया को ढूंढता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है और सोचने लग जाता है कि ये तो घर किसी रिच आदमी का लग रहा है, भला यहाँ पर जिया क्या कर रही है, क्या वो किसी रिच आदमी को डेट करने लग गई है, भला जिया ऐसा कैसे कर सकती है। मैं मानता हूँ कि वो एक भोली भाली सी लड़की है, लेकिन इतनी भी बेवकूफ नहीं है जो कि किसी रिच आदमी का इतनी आसानी से शिकार बन जाए। यहाँ पर शहन का कचरा दिमाग चलने लग जाता है, जिसके बाद में वो डोरबेल पे जाता है, जिस सुनकर के हायून गेट के पास आता है और शहन का शक्ल देख करके पूछता है कि तुम कौन हो। अब आदमी की आवाज सुन करके तो शहन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और सोचने लग जाता है कि जिया का शुगर डैडी है। जहाँ शहन कहता है कि मैं जिया का जीजा जी हूँ। अब ये सुन करके हायून जैसे उसे अपना परिचय देने वाला होता है, जिया फौरन से आकर के हायून के मुंह पर अपना हाथ रख करके उसे चुप करा देती है और सोचने लग जाती है कि नीच इंसान तो यहाँ तक आ गया। जहाँ शहन बाहर से चिल्लाने लग जाता है कि जिया जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। इतनी पर वहाँ पर यूरी आ जाती है और शहन से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर शहन उससे पूछता है कि तुम भला यहाँ पर क्या कर रही हो और अंदर जिया के साथ में कौन आदमी है। ये सुनकर के यूरी पूरी तरीके से परेशान हो जाती है और फौरन से झूठ बोल देती है कि ये मेरे अंकल का घर है और मेरे अंकल बाहर रहते हैं, अंदर से बटलर की आवाज आई होगी, मैं और जिया यहाँ पर कुछ दिन रहना चाहते हैं, क्या इस बात से आपको कोई परेशानी है। बटलर का नाम सुन करके और सारी बातें जान करके शहन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं आज तो तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन जल्दी से जिया को घर वापस भेज देना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ यूरी घर के अंदर जाती है तो हायून से पूछता है कि तुम बिन बुलाए यहाँ पर कैसे चली आई। तो यूरी कहती है कि मैं तो अपनी आंटी से मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि आपने तो मेरे फ्रेंड से शादी कर ली, अब से मेरी आंटी हो गई। और वैसे भी मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ कि आखिर आपने मेरे फ्रेंड से शादी की क्यों, जबकि आपको पता था कि मेरी फ्रेंड है। ये सुनकर कि हायून कहता है क्या बकवास कर रही हो। जिस पर यूरी कहती है कि वैसे भी मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, आपने मेरे फ्रेंड से शादी तो कर ली है, लेकिन अगर मैंने ये बात सुन ली कि आपने मेरे फ्रेंड को जरा सा भी परेशान किया है और बुली करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सुनकर कि हायून उसके सर पर टैप करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो। इस बात पर यूरी जिया से कहती कि देखा तुमने कि अंकल किस तरीके से बिहेव करते हैं, और उसका क्यूट सा फेस देख करके जिया स्माइल करती है और हायून भी स्माइल करता है। अब ये सब होने के बाद में यूरी जिया के साथ में शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, क्योंकि जिया को ड्रेस की शॉपिंग करनी थी और वो ड्रेस पहन के जैसे ही बाहर आती थी यूरी कहती कि तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो इस ड्रेस में। अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रही होती है और ड्रेस सिलेक्ट कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर शहन बदतमीजों की तरह आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम तो इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो, चलो मैं इस ड्रेस के लिए पेमेंट कर देता हूँ। जिस पर जिया कहती कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास में पैसे मैं खुद से खरीद सकती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर शहन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ती चली जा रही हो, अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करो। जिस पर यूरी उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती कि आप परेशान मत हुई, हमने पैसे सेव करके रखे हुए हैं और हम खरीद सकते हैं। तभी वहाँ पर हायून आ जाता है, जिसे देख करके जिया शॉक्ड रह जाती है और उसके पास जाकर के धीरे से कहने लग जाती है कि आप मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हैं। जिस पर हायून कहता है कि पर हम तो शादीशुदा कपल है, हमारी शादी लीगल है, फिर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्यों कह रही हो। जिस पर जिया उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है तो हायून उसकी बात मान जाता है और शहन के सामने चला जाता है, जहाँ शहन उसे अपना
परिचय देता है और बताता है कि मैं फू ग्रुप में मैनेजर हूँ, लेकिन हायून उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और जिया से कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में शेन उससे पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन था, तो जिया बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। अब बॉयफ्रेंड शब्द सुन करके तो शेन को आगे लग जाती और कहता है क्या बकवास कर रही हो, अगर तुम्हारी बहन को पता चलेगा कि तुम बाहर अफेयर चला रही हो तो उसके ऊपर क्या बीतेगा, और वैसे भी वो आदमी तुमसे एज में कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था, भला तुम ऐसे इंसान को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो। जिस पर जिया कहती कि आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते हैं, मैं अपनी लीगल एज में हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। उसकी बातें सुन करके शेन का गुस्सा बढ़ जाता है और वो फौरन से उसकी बहन को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी छोटी बहन हाथ से निकल गई है, ये बाहर मर्दों के साथ में सो रही है, इससे पहले कि ये कुछ कांड करे इसकी शादी मेरी माँ के कहे लड़के के साथ में फिक्स कर दो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब उसकी जाति की देरी नहीं कि जिया के पास में उसकी बहन का कॉल आ जाता है, जो कि उसी रात के खाने पर इनवाइट करती है और कॉल काट देती है। जिया समझ जाती है कि उसने आखिर उसे क्यों बुलाया है। जहाँ उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि अब तुम क्या करोगी, तो जिया कहती है कि आज रात मैं डिनर पर जाऊंगी और अपनी बहन को अपनी शादी के बारे में सारी सच्चाई बता दूंगी, तुम परेशान मत हो। अब जिया रात होती डिनर पर चली जाती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहाँ पर बैठ नहीं पाती और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर उसकी बहन कहती है कि प्लीज यहाँ से मत जाओ, इससे मेरी बेइज्जती होगी। ये सुनकर के जिया वापस से बैठ जाती है और कुछ ही देर के बाद में उसकी बहन की सास कियान को लेकर के अपने साथ चली जाती है, जिसे देख करके तो जिया का खून ही खोल जाता है और वो वहाँ से उठ करके जाने लगती है। जिस पर उसकी सास कहती है कि क्या बदतमीजी है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि कियान कितना हैंडसम और कितना रिच आदमी है, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ में फिक्स कर दी है। अब जिया इससे पहले कि कुछ बोल पाती उसकी बहन कहती कि प्लीज कुछ भी मत कहो, प्लीज मेरी इज्जत रख दो और चुपचाप से यहाँ पर बैठी रहो। ये सुनकर के जिया सोचती कि मेरी बहन कितनी भोली है, सास ने इसे लगता है कि मैंने प्लेट करके अपनी तरफ कर लिया है। तभी कियान कहता है कि आंटी आपको ज्यादा ही गुस्से में लग रही, आप प्लीज बैठ जाइए, मुझे जिया से शांति से बात करने दीजिए। जिस पर आंटी शांति से बैठ जाती है। तभी वहाँ पर शहन आता है और जिया के कान में धीरे से कहता है कि अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो तो मेरी बन जाओ और मेरी सारी बातें मानो, मैं अभी के भी शादी कैंसिल करवा दूंगा। ये सुनकर के जिया सोचती कितना दुष्ट आदमी है और वो कहते कि मुझे आपकी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर के शहन वहाँ से हट जाता है। तभी जिया के पास में हायून का मैसेज आता है तो उसे एड्रेस सेंड कर देती है वहाँ पर आने के लिए। दूसरी तरफ कियान आंटी के साथ में बाहर आता है और कहता है कि जिया मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो मुझे बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही है। तो आंटी कहती है कि परेशान मत हो, बस दिखने में छोटी है, बाकी हर चीजों में काफी ज्यादा आगे है। ये सुनकर के कियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर शहन जिया के साथ में आता है और उससे फिर से कहता है कि अभी भी समय है, मेरी बात मान जाओ और मेरी बन करके रह जाओ। तो जिया कहती कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। ये सुनकर के तो शहन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। तभी वहाँ पर यान आ जाती है तो वो जानबूझ के कहता है कि मेरी कार बहुत छोटी है इसलिए कियान तुम्हें घर तक छोड़ देगा। इतना कहकर के वो यान और अपनी मदर को लेकर के वहाँ से चला जाता है और जिया को ठरकी कियान के साथ में छोड़ जाता है। उनके जाने के बाद में जिया कियान से कहती कि अब मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के पास में जा रही हूँ। इस बात पर कियान गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने अपना बॉयफ्रेंड भी बना रखा है, मैं इतने सारे पैसे तुम्हारे लिए पे कर रहा हूँ, क्या ये कम है। इतना कह करके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगे, चुपचाप से मेरे साथ में चलो क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कह करके उसे जबरदस्ती अपने साथ में लेकर के जाने लगता है। तभी वहाँ पर हायून आ जाता है और फौरन से अपनी कार से उतर करके जिया के पास जाता है और उसे अपने करीब खींच लेता है, जिसे देख करके कियान भड़क जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तो हायून कहता है कि मैं जिया का हस्बैंड हूँ। इस बात पर कियान कहता है कि जिया मेरी होने वाली वाइफ है, ना कि तुम्हारी वाइफ है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं अभी के अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। इतने पर हायून का असिस्टेंट उसे एक जोरदार किक मारता है तो हायून उससे कहता है कि इसे फौरन से पुलिस के हवाले कर दो। इतना कह करके वो जिया को अपने साथ लेकर के चला जाता है और कार में बैठ करके उसे चुप कराने लगता है, जिसके बाद में वो उसे पूछता है कि तुमने अपनी बहन को अभी तक हमारी शादी के बारे में नहीं बताया। तो जिया बताती कि आज मैं वही बताने वाली थी पर मुझे क्या पता था कि मुझे डिनर के बहाने इस ब्लाइंड डेट पर ट्रैप कर दिया जाएगा। तो हायून कहता है कि फिर ठीक है, मैं इस शादी को पब्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली वाले मुझे तुम्हारे हस्बैंड की नजरों से देखे, ना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की नजरों से देखे, और तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करना बंद कर दे। जिस पर जिया कहती है कि मेरी बहन इन सभी मामलों में शामिल नहीं थी, बस वो मेरे लिए एक सुटेबल लड़का ढूंढना चाहती है। तो हायून कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं हूँ। तो जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं, आप मुझसे थोड़े से बड़े लगते हैं। ये सुनकर के हायून कहता है क्या कहा तुमने। तो वो कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि आपको बुरा लगे। इतनी पर हायून उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि मैं इसके आगे एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। इधर कियान को पुलिस जेल में डाल देती है, जिसकी खबर सुनकर के शैन की फैमिली वहाँ पर आ जाती है और शैन की मदद तो जिया के ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़क जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे कि मेरे भतीजे को जेल भिजवाने की। जिस पर जिया कहती है कि आपका भतीजा पागल हो गया था, वो मुझे किडनैप करने वाला था, तो मैं क्या करती। जिस पर आंटी कहती कि चुप हो जाओ बेशर्म कहीं की, साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुमने जानबूझ करके मेरे प्यारे से भतीजे को फंसा दिया। जिस पर यान कहती कि सासू माँ आखिर आप ऐसे आदमी की साइड कैसे ले सकती जो कि मेरी बहन को बुली करने जा रहा था। इस बात पर आंटी कहती कि तुम तो चुप ही हो जाओ, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, ऊपर से तुम्हारी छोटी बच्चलन बहन जो कि इतने सालों से हमारे घर में बैठ कर के फ्री की रोटी तोड़ रही है। मैंने तो पहले ही शैन से कहा था कि तुम्हें डिवोर्स दे दे, क्योंकि ना तो तुम पढ़ी लिखी हो ना ही तुम्हारी
तुम्हारी शकल सूरत अच्छी है, ऊपर से इतने सालों में तुम हमें एक वारिस तक नहीं दे सकी। मैं तो सोच रही हूँ कि अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूं जो कि हमें एक वारिस दे दे। अब ये सारी बातें सुनकर के तो यान का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और वो शैन की तरफ देखने लगती है, पर शैन भी उसे इग्नोर कर देता है और कुछ भी नहीं कहता है। इस बात पर वो जिया से कहती है कि प्लीज कियान को जेल से बाहर निकलवा दो। अब अपनी बहन की ऐसी हालत देख करके वो हायुन से इस बात के लिए कह देती है और आंटी के पैर पर एक जोरदार किक मार करके हायुन के साथ वहाँ से भाग खड़ी होती है और बाहर आने के बाद में बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, जिसे देख करके हायुन कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम एक बिना दांत वाली क्यूट सी पपी जैसी लगती हो। ये सुनकर के जिया कहती है कि मेरा मजाक बनाना बंद करिए। तो हायुन उससे पूछता है क्या वो सब तुम्हारे साथ में हमेशा से ही ऐसा ही व्यवहार करते आ रहे हैं। तो जिया कहती है कि यहाँ पर मैं आज एक बात सोच रही हूँ कि मैंने आज आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है। जिस पर हायुन उसकी तरफ झुकते हुए कहता है कि क्या तुम इस बात के लिए रीपे करना चाहती हो। तो जिया कहती है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ, बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। इस बात पर वो धीरे से उससे कहता है कि मेरे साथ में किसी को सोने की जरूरत है। इतना कह करके उसे पकड़ करके अपने साथ लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब घर पहुंचने के बाद में जिया बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होकर के बेड पे बीच की जगह छोड़ देती है, जिसे देख करके हायुन कहता है क्या तुमने बीच की जगह किसी को किराए पर दिया है। ये सुनकर के वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है, जिसे देख करके हायुन कहता है कि जिया क्या मैं तुम्हें राक्षस जैसा दिखता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान है। तो हायुन कहता है कि फिर इस तरीके से बिहेव करना बंद करो कि जैसे कि मैं कोई जानवर हूँ और तुम्हारे ऊपर टूट पड़ूंगा। इतना कह करके वो गुस्से से सो जाता है, पर आधी रात में तो जिया उसके करीब चली जाती है, जिससे कि हायुन एकदम से फ्रीज हो जाता है और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगता है, पर जिया तो उसके ऊपर चढ़े जा रही होती है, जिसकी वजह से वो खुद पर धीरे धीरे करके कंट्रोल खोता जा रहा होता है और अपना कंट्रोल खो करके उसे अपने करीब खींच करके उसे पकड़ करके सो जाता है। अगली सुबह जिया की बहन शैन के साथ में घर के बाहर आती है और बताती है कि मैं घर में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। ये सुनकर के जिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसी बात का फायदा उठा करके उसकी बहन उसका अंगूठा एक पेपर पर लगवा लेती है और कहती है कि तुम्हारा सिग्नेचर है क्योंकि तुम मेरे साथ में बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाली हो ना। इतना कह करके वो साइड में जा करके अपनी सास को कॉल करके कहती है कि मैंने जिया का साइन ले लिया है, अब आप कियान से कह करके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लीजिए। अब अगले दिन जिया जैसे अपनी कंपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए पहुंचती है, इस बात से अनजान की हायुन इस कंपनी का मालिक है, वहाँ उसे पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। जिया को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसका कसूर क्या है, जिस पर पुलिस उसे वही अंगूठा लगा हुआ पेपर दिखा करके कहती है कि तुमने कियान से पैसे लिए हैं जिसके बाद में तुमने उसे धोखा दिया है, इसलिए हम तुम्हें धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। इतना कह करके उसे अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और ये सारी चीजें हायुन देख लेता है। जहाँ ये खबर सुनने के बाद में यान भागती हुई जिया के पास में पहुंचती है और उससे रोते हुए कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि चीजें इस तरीके से हो जाएंगी। जिस पर जिया उससे पूछती कि तुमने मेरे साथ में ये सब क्यों किया। तो यान उससे कहती कि सासू माँ ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी बेटी गुनगुन की एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा देंगी। ये सुनकर के तो जिया का खून ही खोल जाता है और उसे कहने लग जाती है कि तुमने धोखे से मेरा साइन लिया, अगर गुनगुन तुम्हारी बेटी है तो मैं क्या तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हूँ। तुमने अपनी बेटी की जिंदगी बनाने के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उसकी बातें सुनकर के यान को बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है और वो पुलिस से कहने लग जाती है कि प्लीज इसे छोड़ दीजिए, जिस पर पुलिस कहती है कि हम इन्हें इस तरीके से आपके कह देने पर नहीं छोड़ सकते, कानून के अपने नियम होते हैं। ये सुनकर के यान और भी ज्यादा रोने लगती है और कहने लग जाती है कि अभी तो जिया बहुत छोटी है, अगर वो जेल चली जाएगी तो इसका करियर बर्बाद हो जाएगा, ये सारा किया धरा मेरा ही है और मेरी सासू माँ का है। इतने पर शैन उसका मुंह बंद कर देता है और पुलिस से कहता है कि इसकी बातों में मत आइएगा, ये छोटी बहन को अपने बचाने के चक्कर में सारा इल्जाम खुद अपने माथे पर लेना चाहती है। ये सुनते ही पुलिस जिया को अपने साथ लेकर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ हायुन पहले से ही बैठा होता है और उसका बेल करवा करके उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है और सीधा शैन के घर जाता है ताकि वो उनसे पूछ सके कि आखिर उन्होंने उसके साथ में ऐसा क्यों किया। जहाँ दोनों माँ बेटे बैठ करके प्लान बना रहे होते हैं कि इससे पहले कि यान जाकर के पुलिस को सारी सच्चाई बता दे और यान की मदर जेल चली जाए, उन्हें कुछ करना पड़ेगा, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि यान ये सारा इल्जाम अपने सर पर लेकर के जेल चली जाए और शैन जिया से शादी करके बच्चे पैदा करके आराम से अपनी जिंदगी बिताए। अपनी माँ की बातें सुन करके तो शैन लालच में आ जाता है क्योंकि वो तो जिया को बहुत पहले से ही चाहता था और यहाँ पर इनकी सारी बातें जिया अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब इससे पहले कि वो दोनों मिल करके उसकी बहन को मैनिपुलेट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे जेल जाने पर मजबूर करते, जिया फौरन से पुलिस के पास जाकर के वो वीडियो दिखा देती है। अब पुलिस सबूत पाने के बाद में उन दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर के चली जाती है। तभी वहाँ पर लूसी आती है जो कि हायुन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो हायुन से कहती है कि तुम वापस आ गए और तुमने मुझे एक कॉल करना तक जरूरी नहीं समझा। मैं मानती हूँ कि हम दोनों लवर नहीं रह गए पर हम दोनों फ्रेंड बन करके तो रह ही सकते हैं। जिस पर हायुन कहता है कि माफ करना, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, वैसे मेरी वाइफ जिया है। और वो जिया से कहता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लूसी है। अब ये सुनकर के लूसी कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने फैमिली प्रेशर में आकर के किसी से जल्दीबाजी में ऐसे ही शादी कर ली है। हायुन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और कहता है कि आज मेरी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा थकान भरा दिन रहा है, तो उसे रेस्ट की जरूरत है, इसलिए हम किसी और दिन बात करते हैं। इतना कहकर कि वो जिया को अपने साथ लेकर के चला जाता है। जहाँ लूसी के फादर उससे कहने लग जाते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हायुन एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करेगा। तो लूसी कहती है कि किसने ऐसा कहा कि वो मेरे लिए जिंदगी भर इंतजार नहीं कर सकता है, वो मुझसे अभी भी बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, मैं इस बात को
प्रूफ करके आपको दिखाऊंगी। दूसरी तरफ जिया घर जाने के बाद में यूरी को कॉल करके सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर के यूरी कहती है कि देखो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इसलिए मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे अंकल के प्यार में मत पड़ना, वो बहुत ही अजीब इंसान है। जिया पूछती कि आखिर उनका ब्रेकअप हुआ कैसे था, तो यूरी कहती कि मुझे ये सब तो नहीं पता है, पर ब्रेकअप के बाद में वो पूरी तरीके से टूट गए थे और इतने सालों के बाद में वो अब्रॉड से वापस लौट करके आया और तुमसे शादी कर लिया। अब जब लूसी वापस आ गई है तो इन फ्यूचर वो तुम्हें डिवोर्स भी दे सकते हैं। तो जिया कहती कि मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गई हूँ, अब मैं हायून के प्यार में नहीं पड़ूंगी। और यहाँ पर हायून उसके शब्द को सुन लेता है कि वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगी और उसके पास आकर के उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर जिया उसे रोक देती। तो हायून उससे कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, क्या मैं तुम्हें किस तक नहीं कर सकता हूँ। जिया सोचती कि जब आप लूसी को चाहते हैं तो फिर मुझे किस क्यों करना चाहते हैं। हायून भी सोचने लग जाता है कि मैं सच में इतना बुरा लगता हूँ, और यही सोच करके उसे अपने करीब खींच करके उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारी एज की लड़कियां रोमांस के बारे में क्या सोचती हैं। जिस पर जिया कहती कि मैं सोचती हूँ कि मैं अपने लवर के साथ में एक कैफे में बैठ करके एक ही प्लेट में खाना खाऊं। हायून तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि एक प्लेट में खाना खाने को रोमांटिक मोमेंट कहते हैं, और यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में उसके साइकिल पर पीछे बैठ करके शाम को उसके साथ कहीं जाना चाहती हूँ और शाम की हवा को अपने फेस पर फील करना चाहती हूँ। हायून सोचता है कैसी बात हुई। जिया की बातें सुन करके हायून पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लग जाता है कि भला इसे रोमांटिक मोमेंट कहते हैं, ये किस तरीके का विश है, भला कोई साइकिल पर बैठ करके बाहर जाकर कैसे एंजॉय कर सकता है। इससे अच्छा तो अपने कार में बैठ करके बाहर की सर्दी और गर्मी वाले मौसम से बच करके अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं। अब यहाँ पर वो उसकी बातें सुन सुन करके इतना ज्यादा बोर हो जाता है कि वहीं पर सो जाता है। तभी उसके मोबाइल पर लूसी का मैसेज आने लगता है, जो कि पुरानी बातों को लेकर के उसे मैसेज कर रही होती है और उसके साथ में बिताए गए रोमांटिक मोमेंट को फिर से दोहराने लगती है। इतना कम नहीं था कि वो उसे कॉल भी कर देती है, जिस पर जिया उसका कॉल रिसीव कर लेती है और उससे कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं, अगर तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है तो मुझे बता दो, जब वो उठेंगे तो मैं उनसे कह दूंगी। इस बात पर लूसी भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे कि मेरा कॉल रिसीव करने की, और तुम होती कौन हो हायून का मोबाइल छूने वाली। इस बात पर जिया भी भड़क जाती है और कहती है कि मैं हायून की वाइफ हूँ। जिस पर लूसी कहती है कि मत भूलना कि हायून तुमसे प्यार नहीं करता है, बस तुम उसकी जिंदगी में एक ऑप्शन थी, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, इसीलिए खुद को ज्यादा स्पेशल समझने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी जैसी लड़कियां मुझे पता है कि हायून के पैसों के पीछे पड़ी होती हैं। इस बात पर जिया कहती है कि जरा अपने जबान पर लगाम दो, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच का मैटर है, इसमें बाहरी लोगों के बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड का पास्ट हो और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिस पर लूसी कहती है कि हायून तुम्हारी इसी डेलिकेट और छोटी सी लड़की को कभी भी पसंद नहीं करेगा। तो जिया कहती है कि तुम एक मैरिड मैन का घर उजाड़ने की कोशिश कर रही हो, अगर मैं तुम्हें इतनी छोटी लगती तो उस हिसाब से तुम मेरी आंटी हुई। इतना कह करके वो कॉल काट देती है और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हायून की एक्स गर्लफ्रेंड हो, पर अब मैं इनकी लीगली वाइफ हूँ। हायून की लाइफ में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है और मैं तुम्हें अपने डिवोर्स की वजह तो कभी भी नहीं बनने दूंगी। इधर लूसी को उसकी बातें सुन करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती कि अब देखो मैं तुम्हें कैसे फंसाती हूँ। अगली सुबह हायून जिया से पूछता है क्या कल रात में तुमने लूसी का कॉल रिसीव किया था। तो जिया कहती कि हाँ मैंने किया था। तो हायून उसे कहता है कि फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कल रात में लूसी का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए उसने मुझे कॉल किया था। तो जिया कहती कि पर वो तो ठीक लग रही थी। ये सुनकर के हायून गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जिया तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि अब ये क्या हुआ। इधर हायून लूसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ लूसी उसे जानबूझ करके अपने करीब खींचते हुए चिपक करके रोने लग जाती है, जिस पर हायून उसे फौरन से खुद से दूर कर देता है। जिस पर लूसी कहती है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों दूर किया जैसे कि मैं कोई गंदी चीज हूँ। जिस पर हायून कहता है कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, इसीलिए मुझे चिपकना छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करना मेरी वाइफ के साथ गलत होगा। तो लूसी कहती है कि और जो तुम्हारी वाइफ ने मेरे साथ किया उसका क्या, मैंने तुम्हें फोन किया था तुम्हारी मदद पाने के लिए, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने तो तुम्हें बताया तक नहीं। इतना कह करके वो वहीं पर मगरमच्छ के आंसू बहा करके फूट फूट करके रोने लगती है। तभी वहाँ पर जिया उसी हॉस्पिटल में आती है, क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी, और वो हायून को देख करके लूसी की वार्ड के अंदर चली जाती है, जिसे देख करके तो लूसी उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके भड़क जाती है। तो जिया कहती कि जब इसने मुझे कॉल किया था तो ये मुझसे बहस कर रही थी, ना कि ये एक्सीडेंट की हालत में थी। जिस पर हायून उसके पैर को देख करके पूछता है कि तुम्हारे पैर में चोट कैसे लग गई। तो जिया कहती कि मेरा पैर मुड़ गया था। जिस पर हायून उसे बहुत प्यार से बिठा करके उसके पैर को चेक करने लगता है, जिसे ऐसा करता हुआ देख करके तो लूसी के जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, और वो फिर से चिल्लाने लगती है और जिया को अपनी इस हालत का दोषी ठहराने लगती है। अब ये सब सुन करके हायून बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और जिया से पूछता है कि लूसी जो सब कुछ कह रही है क्या वो सच है। तो जिया कहती है कि ये सरासर झूठ है, ये सब कुछ झूठ बोल रही है। जिस पर लूसी हायून को मैनिपुलेट करने लगती है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा है या फिर तुम्हारी वाइफ पर भरोसा है। इस बात पर हायून चुप रह जाता है और उसकी चुप्पी देख करके जिया को बहुत ही ज्यादा हर्ट फील होता है कि वो ये तक नहीं कह पा रहा है कि उसे अपनी वाइफ पर भरोसा है, और इसी बात से वो वहाँ से गुस्सा होकर के उठ करके बाहर चली आती है। तो हायून भी उसके पीछे आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिस पर जिया गुस्से से कहती है कि मुझे नीचे उतार दीजिए, मुझे आपकी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर हायून उसे नीचे उतार देता है, जिस पर जिया रोते हुए कहने लग जाती है कि मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, मैंने एक कॉल किया रिसीव कर लिया और अपनी शादी और अपने पति को लेकर के कुछ जवाब क्या दे दिया। उस औरत ने मुझे इस तरीके से फंसा दिया और आप भी उस औरत की तरफ से हो गए। ये सुनकर के हायून कहता है कि मैं किसी की भी साइड से नहीं हूँ, ये मैटर बिल्कुल अलग है। मैंने पहले अपने असिस्टेंट से इस
बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह दिया है, सच्चाई बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगी। ये सुनकर के जिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि जब हमारे बीच में भरोसे नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी और इसके लिए सबूत की जरूरत पड़े तो मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। और वैसे भी सारी गलती मेरी है, मुझे आपके लिए ज्यादा फील नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, आप मेरे लिए इतने अच्छे थे कि मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी। ये सब कुछ जानते हुए भी कि मैं आपके लिए बस एक ऑप्शन थी। ये सुनकर के हायुन गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या बकवास कर रही हो, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम मेरे लिए किसी ऑप्शन थी। और रही बात लूसी की, तो मेरे और उसके बीच में अब कुछ भी नहीं रह गया है, इतना कुछ मेरे बारे में गलत सोचना सही नहीं है। तो जिया कहती कि जो मेरे साथ हो रहा है उसका क्या, वो सब भी तो गलत ही है ना। तभी वहाँ पर जिया की बहन आ जाती है, जिसे देख करके हायुन उन दोनों को प्राइवेसी देते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में यान उससे पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो जिया बात को पलटती हुई कहती कि नहीं ऐसी छोटी मोटी सी बहस हो गई थी। जब यान उससे कहने लग जाती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सास और अपनी जिया जी को जेल से बाहर निकलवा दो, जिस पर जिया कहती कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको पता है ना कि उन दोनों ने हमारे साथ में क्या किया है। तो यान कहती कि वो सब मैं नहीं जानती हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस समय तो मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम ये बात कैसे भूल सकती कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया है, तुम इतनी सेल्फिश नहीं बन सकती हो। अब ये सब सुनकर के जिया एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती कि ठीक है मैं हायुन से इस बारे में बात करती हूँ। इतना कह करके वो अगले पल हायुन से उन दोनों को जेल से बाहर निकलवाने की बात करती। तो हायुन कहता है कि ठीक है मैं बात करके उन दोनों को जेल से बाहर निकलवा दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि दूसरों के रिश्ते को बचाने के साथ साथ में तुम अपने रिश्ते के बारे में भी सोचो। मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मैं इस शादी को लेकर के शुरू से लेकर के अभी तक सीरियस हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैंने तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोचा है। प्लीज चलो अपनी शादी को नॉर्मल और खुशहाल बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ वैसे तुम भी मुझे चाहो और मुझे पसंद करो। तो जिया कहती है कि ठीक है। तो हायुन कहता है कि अब बाहर निकलो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। अब जिया जैसे ही बाहर निकलती है तो एक साइकिल देखती है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ हायुन साइकिल पर बैठ जाता है और कहता है कि जल्दी से पीछे बैठ जाओ, इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज करूँ और तुम्हारी विश अधूरी रह जाए। ये सुनकर के जिया खुशी खुशी बैठ जाती है, जहाँ हायुन उसे लेकर के चला जाता है। अब अगले दिन जिया जब अपने ऑफिस जाती है तो उसका कंपनी में कुलीग के साथ में झगड़ा हो जाता है और वो लड़की बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाती है और जिया को जलील करने लगती है। इस बात को लेकर के उन दोनों को सीईओ के ऑफिस में ले जाया जाता है, जहाँ जिया हायुन को देख करके बिल्कुल सन्न रह जाती है, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि इस कंपनी का मालिक हायुन है। जहाँ हायुन उन दोनों की बात सुनने के बाद में और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में उस लड़की को फौरन से फायर कर देता है और अपने असिस्टेंट से उसे अपने ऑफिस से बाहर फेंकवा देता है। पर जिया इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज थी कि हायुन ने उसे झूठ बोला और अपनी पहचान छुपाई है। जहाँ उसके करीब जाकर के उसकी फॉरहेड पर किस करके उसे मनाने की कोशिश करता है, पर जिया उसे दूर करते हुए कहने लग जाती है कि देखिए आप बहुत ही बड़े इंसान हैं, मेरा और आपका कोई भी मैच नहीं है, हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है और वैसे भी आपके पास में बहुत सारे मौके थे सच्चाई बताने के लिए, पर आपने मुझसे सच्चाई छुपाई। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर हायुन उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो, मैं सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर जिया उसकी एक बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है और यूरी के साथ अपना सारा सामान पैक करके हायुन का घर छोड़ करके चली जाती है। शाम को हायुन दुखी होकर के अकेला बैठ करके ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर बिन बुलाए लूसी टपक पड़ती है और कहने लग जाती है कि देखो ना मेरा चोट बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर हायुन कहता है कि अगर तुम्हारे चोट में दर्द हो रहा है तो तुम मेरे पास में क्यों आई हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिस पर लूसी कहती है कि आखिर तुम इतने हर्टलेस कैसे हो सकते हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, इसके बावजूद भी तुम मुझसे दोबारा मिलने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं आए। तो हायुन कहता है कि देखो मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और वैसे भी जो तुमने इतना बड़ा झूठा नाटक फैलाया उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सुनकर के लूसी को इस बात का एहसास हो जाता है कि हायुन को उसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए वो सर में दर्द होने का नाटक करने लगती है। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर के हायुन अपने बटलर को बुला करके उसे पैसे देकर के कहता है कि इसे इसके घर भेज दो, जिस पर लूसी उसे पकड़ लेती। तो हायुन उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, मैंने अपने पास से मूव ऑन कर लिया, अब मैं आशा करता हूँ कि तुम भी अभी सब करना छोड़ दोगी और आगे से मेरी वाइफ के आसपास भी मत दिख जाना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिया जब अगले दिन ऑफिस जाती है तो उसे वही कुलीग मिल जाती है जिससे कि उसका झगड़ा हुआ था। उसे देख करके फौरन से उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें कि शैन उसके साथ में रोमांस कर रहा था। ये देख करके तो जिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है, जहाँ वो उसे कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है, सोचो कि अगर ये वीडियो उसके तक पहुंच जाएगी तो क्या होगा। मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ, या तो अपनी बहन से कहो कि अपने हस्बैंड को तलाक दे दे, या तो तुम मुझे उसके बदले 5 मिलियन दोगी, तुम्हारे पास में 3 दिन का समय है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अब जिया तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो जैसे ही बाहर निकलती तो उसे वहाँ पर हायुन मिल जाता है और फिर से उसे मनाने की कोशिश करने लगता है, पर वो इतनी ज्यादा गुस्से में होती कि उसकी एक बात नहीं सुनती
और वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर के बाद में जिया के पास में एक कॉल आता है जिससे कि उसे पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जिस पर वो फौरन से भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। तभी लूसी का भेजा हुआ गुंडा उसे आकर के पकड़ लेता है और उसे धमकाने लगता है। पर इससे पहले कि वो उसके साथ में ज्यादा कुछ कर पाता, वहाँ पर हायून आकर के उसे किक मार करके जिया से दूर करता है। हायून को देख करके जिया की जान में जान आता है और उससे कहने लग जाती है कि मेरी बहन बहुत मुसीबत में है, प्लीज मेरे साथ में चलिए। जिस पर हायून उसके साथ में फौरन से चला जाता है। जहाँ हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में डॉक्टर उसकी बहन को ट्रीटमेंट देता है और बताता है कि शुक्र है कि माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है, इन्हीं कुछ दिनों के लिए हमारी निगरानी में रहना पड़ेगा। तो जिया कहती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। डॉक्टर के जाने के बाद में जिया हायून को गले से लगा करके कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हायून कहता है कि प्लीज अब मुझे छोड़ करके मुझसे दूर कभी भी जाने के बारे में मत सोचना, ये शादी कोई मजाक नहीं है। तो जिया कहती है कि ठीक है, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। पर जिया का दिमाग तो अपनी बहन पर होता है और वो सोच रही होती है कि वो किस तरीके से अपनी बहन को अपने ठरकी जिया की जाल से बाहर निकाले। इधर लूसी तो जैसे पागल ही हो गई थी और वो जिया के पीछे हाथ धो करके पड़ गई थी और उसे कंटिन्यू किसी न किसी तरीके से फंसाया जा रही होती है। इस बात से जिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उसकी तकलीफ देख करके हायून भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन करवाता है और लूसी के खिलाफ सारे सबूत ला करके जिया को देता है, जिसे देख करके जिया फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है कि आखिर इन सब में मेरी क्या गलती है, आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। जिस पर हायून कहता है कि अब तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लूसी के पास चलेंगे और उसे आमने सामने बैठ करके सारी बातें क्लियर करेंगे। इतना कह करके वो उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ लूसी हायून के कजन ब्रदर के साथ में बैठी होती है जो कि पूरी तरीके से जिया के खिलाफ होता है और वो कहता है कि मैं लूसी की तरफ से जिया से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं लूसी के सारे प्लान में शामिल था। ये सुन करके जिया भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारे सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, तुम दोनों ने मिलकर के जो मेरे साथ में किया है वो एक क्राइम है। अब ये सुन करके तो चैन भड़क जाता है और कहता है कि भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुमने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसे तुम जानते तक नहीं हो, इसके बारे में ये तक नहीं जानते हो कि इसका कैरेक्टर कैसा है। इस बात पर हायून कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं और एक शब्द अपनी वाइफ के खिलाफ नहीं सुन सकता हूँ। जिस पर चैन कहता है कि अब तो ये हद ही हो गई, आप लूसी जैसी लड़की को छोड़ करके इसकी जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ में शादी करके इसके पीछे पागल हो गए हैं। इस बात पर लूसी जानबूझ करके चैन को चुप कराते हुए बहुत ही ज्यादा बेचारी बन करके हायून और जिया के सामने माफी मांगने लगती है, पर जिया उसकी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है कि मेरे पास में तुम्हारे खिलाफ सबूत है जिसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिल करके रहेगी। इस बात पर लूसी भड़क जाती है और कहती है कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो, आज हायून मेरे परिवार की वजह से जिंदा है, ये मत भूलना हायून की तुम्हारी जिंदगी मेरी है। अब ये सुन करके हायून बिल्कुल से फ्रीज हो जाता है और जिया को लूसी के साथ में बहस करने से मना करने लगता है, जिस पर जिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चुप होने का नाम नहीं ले रही होती है, जिस पर हायून उसे पकड़ करके बाहर ले जाता है। इस बात पर जिया कहने लग जाती है कि आज आप फिर से लूसी को डिफेंड करने लग गए और मुझे चुप करा करके बाहर ले आए। तो हायून कहता है कि मुझे कुछ समय दो, मैं हर एक बात को तुम्हारे सामने क्लियर करूंगा, पर अभी के लिए मुझे माफ कर दो क्योंकि कुछ ऐसी बातें उठ गई थी जिसे मैं नहीं चाहता था, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्दी तुम्हारे सामने सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। इस बात पर जिया का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहती है कि आप हमेशा मेरे और लूसी के बीच में हमेशा से ही लूसी को डिफेंड करते हैं और उसकी साइड हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो कितनी गलत है। इतना कह करके वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, पर जब वो अपनी बहन के पास जाती है तो उसे बहुत बुरी कंडीशन में पाती है। जब उससे पूछती कि सब किसने किया तो यान बताती कि सब शेन ने किया है, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा मारा पीटा है। अब ये सुन करके तो जिया का खून ही खोल जाता है और वो उससे कहती कि अब समय आ गया है कि तुम उस नीच इंसान को डिवोर्स दे दो। ये सुनकर के यान घबरा जाती है और कहती है पर मेरे बच्चों का क्या होगा, जिस पर जिया अब शेन की सारी सच्चाई उसे बता देती है कि किस तरीके से उसके हस्बैंड का अफेयर उसके कुलीग के साथ में चल रहा है। ये सुनकर के तो यान को जैसे सदमा ही लग जाता है और उसकी आंखों की पट्टी हट जाती है और वो फाइनली उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जिया के मोबाइल पर लूसी का मैसेज आता है जो कि उसे कैफे में मिलने के लिए बुलाती है, जिस पर जिया उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ लूसी उसे फिर से अपने हायून के प्यार के बारे में बता करके उसे हायून की लाइफ से निकल जाने के लिए कहती है। ऊपर से उसे बेशर्मों की तरह पैसे भी ऑफर करने लगती है। तब तक वहाँ पर हायून आ जाता है, जिसे देख करके तो लूसी सरप्राइज हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो जिया कहती कि मैंने इन्हें पहले ही बता दिया था। तो हायून जिया के पास में बैठते हुए कहता है कि तुम जाकर के कार में बैठो, मैं इस मामले को सलटा करके अभी के अभी वहाँ पर आता हूँ। जिस पर जिया उठ करके वहाँ से चली जाती है, जहाँ हायून उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, इस बात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो। लूसी कहती कि तुम इतने हर्टलेस कैसे हो सकते हो, तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना और तुम मुझसे प्यार करते थे, फिर तुमने उससे शादी कैसे कर ली। जिस पर हायून कहता है कि जो प्यार मैं जिया के साथ में फील करता हूँ मैंने तुम्हारे साथ में कभी भी फील नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ में इनफैक्ट कुछ भी फील नहीं कर पाता था, पर मैं जिया के साथ में अपने आप को जिंदा फील करता हूँ और बहुत ही ज्यादा खुश रहता हूँ। ये सुन करके तो उसका दिल टूट करके रह जाता है और वो कहने लग जाती है कि इसका मतलब कि तुम मेरे साथ में टाइम पास कर रहे थे, आखिर तुम इतनी क्रूएल कैसे हो सकते हो। मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी तुम जिया को डिवोर्स दे करके मुझसे शादी कर लो और ये बात हो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तब तक वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और कहते कि बस बहुत हुआ, और यहाँ पर वो हायून से माफी मांगते हुए कहते कि मुझे अपनी परवरिश पर आज शर्म आ रही है, शायद मैं इसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, पर अब मैं इसकी बेशर्मी और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं इसे अब्रॉड भेज रहा हूँ ताकि आपकी शादीशुदा जिंदगी से दूर रहे।
है, जिस पर हायून कहता है कि थैंक यू अंकल। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जहाँ उसकी सास उससे कह रही होती है, क्या कहा तुम मेरे बेटे को तलाक देना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमारे खानदान का वारिस अपने पेट में लिए यहाँ से जा सकती हो? लगता है कि बाहर तुम्हें कोई दूसरा आशिक मिल गया है। जिस पर यान कहती कि ये काम तो आपका बेटा कर रहा है। इतने पर वहाँ पर जिया असिस्टेंट के साथ में पहुंच जाती है, जिसे देख करके शन और उसकी मदर उसके ऊपर दोनों ही भड़क जाते हैं। जिस पर यान कहती कि शन, मेरे पास में तुम्हारी दूसरी औरत के साथ में रोमांस वाली वीडियो है जिसे मैंने सबूत के तौर पर रखा है। जिस पर शन बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहने लग जाता है कि हाँ, मैंने उसके साथ में नाइट स्पेंड किया है। तो क्या हो गया, तुम तो एक बोरिंग और बदसूरत औरत हो। कम से कम मेरी मिस्ट्रेस तुमसे सुंदर और जवान है, जो कि मुझे खुश करना अच्छी तरीके से जानती है। इस बात पर यान का दिल टूट जाता है और वो उसके ऊपर भड़क जाती है और अपना वेडिंग रिंग निकाल करके उसके मुंह पर फेंक देती है और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे जैसे मक्कार इंसान के साथ में अब और नहीं रहूंगी। इस बात पर उसकी मदर इन लॉ भी भड़क जाती है और कहने लग जाती है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी। इतने पर वहाँ पर हायून अपने गार्ड के साथ में आ जाता है, जहाँ गार्ड फौरन से दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसे देख करके शेन कहता है कि बेशर्म आदमी फिर से यहाँ पर क्या करने के लिए चला आया। तो असिस्टेंट कहता है कि जरा सोच समझ करके बात करो। ये फुल ग्रुप के प्रेसिडेंट हायून है। ये सुन करके तो उसका खून ही सूख जाता है। जिया कहते हैं कि हनी, जल्दी से मेरी बहन को इन सभी से लेकर के दूर चलिए। ये सुनते ही यान की सास फिर से उसे पकड़ लेती है और इसी हाथापाई के चक्कर में यान के सर में चोट लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जिया ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ करके खुद को जिम्मेदार ठहरा रही होती है और फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है कि मैं अपनी बहन की रक्षा तक नहीं कर पाई। जिस पर हायून उसे चुप करा करके कहता है कि इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जहाँ जिया उससे कहती है कि अब मैं आपसे डिवोर्स चाहती हूँ। तो वो कहता है कि आखिर तुम मुझसे डिवोर्स क्यों चाहती हो? तो जिया कहती है क्योंकि ये शादी शुरू से ही बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है और वैसे भी मेरा बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, इससे आपकी रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ेगा। तो हायून कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मिसेस हायून हो, इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं मानता हूँ कि लूसी ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है, पर उसकी फैमिली का मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है, जिसकी वजह से मैं हर बार चुप हो जाता था, क्योंकि लूसी की माँ मेरी वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। जब मैं 15 साल का था तो मैं किडनैप हो गया था, तो उन्होंने मुझे बचाने के चक्कर में खुद की जान गंवा दी। आज मैं उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ और इसीलिए लूसी के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट साइड थी, जिसे देख करके सभी ने इसे फर्स्ट लव का नाम दे दिया। ये सब सुन करके जिया का दिल एकदम से पिघल जाता है। तभी डॉक्टर बाहर निकल करके आते हैं और बताते कि आपकी बहन बिल्कुल ठीक है, पर बेबी चला गया। ये सुन करके तो जिया को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, जिस पर हायून उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि गॉड का शुक्र है कि यान बिल्कुल ठीक है। और अब वो उससे कहता है कि अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो क्या हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। जिस पर जिया कहती है कि हाँ, मुझे आपकी कई बात याद है। आपने मुझसे पहली बार कहा था कि बिना शादी के प्यार और बच्चे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, तो मैं उन सभी चीजों के लिए अपने पूरे दिल से आपके साथ में तैयार हूँ। ये सुनकर के हायून के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और इसी प्यारे से मूवमेंट के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।